नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कुछ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसका मतलब जो आपके लिए यूजफुल आपके आगामी एग्जाम एचएससी हो, एचएससी के अंदर आपका एचटेट हो या आपका सीटी हो या कोई भी सीडी कोई भी पेपर हो या एसएससी का कोई भी पेपर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो तक के लेवल की सारे के सारे जो आज की पीपीटी है उसके अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं। सब सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही है। ठीक है, कोई आपका एसएससी के सीपीओ का होगा, कोई सीएचएसएल का होगा, कोई आपका सीजीएल का होगा या फिर एचएससी के होंगे। और जो साइंस के हैं ये क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको। ग्लूकोज एक प्रकार का है, ग्लूकोज एक प्रकार का है। पेंटोज शर्करा, हेक्सो शर्करा, टेस्ट्रोज या डायोज। इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या है? हेक्सोज शर्करा, जिसका मीनिंग लिख रखा है नीचे। ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा है, यह जल में घुलनशील होता है। यानी ये वाला जो हेक्सो शर्करा है ना, ये आपको दिख रहा हो सही से स्क्रीन के ऊपर। जल में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। क्या होता है जल में? घुलनशील। घुलनशील इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजोलेबल, डिजोल्व। मनुष्य की पाचन क्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है और पौधे के प्रकाश संश्लेषण में भी यही अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में बदलता है। पाइरुवेट मतलब है ग्लूकोज के कितने कार्बन अणु होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु। और पाइरुवेट में बदलता है तो कार्बन के कितने अणु बचते हैं? 3 कार्बन के अणु बचते हैं, मोलिक्यूल बचते हैं। ध्यान रखना, ये किसमें बदलता है? पाइरुवेट में बदलता है। फिर एटीपी, एटीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी मतलब है, एटीपी एक प्रकार की एनर्जी होती है जो आपके प्लांट में और एनिमल्स, ह्यूमंस में क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटीपी, एंडोसिनिक ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है भाई, नोट नहीं है का क्वेश्चन है। इनमें से नहीं है। विटामिन बी पायरिडाक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, या विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, या विटामिन ए सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से जो नहीं है, रोंग है, वो क्या आएगा आपका? विटामिन मतलब ऑप्शन डी। ये जो ए कह रखे है ना, इसकी जगह सूर्य का प्रकाश आपको किससे मिलता है? विटामिन डी आएगा इसकी जगह। और सारे आपके ऑप्शन क्या है? बिल्कुल है, ये करेक्ट है भाई। ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। तो सूर्य के प्रकाश से आपको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। हीरा विटामिन डी को, इसका साइंटिफिक नेम हीरा कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। कहा जाता है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जो सूखा सूखा रोग यानी त्वचा का जो रोग होता है वो स्किन डिजीज, या अस्थि मृदुता, अस्थि मृदा यानी अस्थि मतलब क्या होती है? हड्डियां, जैसे रोग उत्पन्न करती है। यानी सीधी सी बात, आपको स्किन का एलर्जी या फिर हड्डियां कमजोर, बोन्स वीक होती है, किसी कारण होती है? विटामिन डी के कारण। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ध्यान से। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? यानी सबसे बेस्ट ऑयल, बेस्ट ऑयल फॉर हार्ट। किस चीज के लिए भाई? हार्ट के लिए। किस चीज के लिए? हार्ट के लिए। बेस्ट ऑयल इनमें से कौन सा होगा? मक्खन यानी बटर, जैतून का तेल, कैनॉल यानी रेपीसीड, या सरसों का तेल। अब कई जने क्या देखते हैं, मक्खन से बढ़िया तो कुछ नहीं होता, या सरसों का तेल, जैसे अपने बिहार के साइड में खाओ लोग। ठीक है, लेकिन इनमें से ना तो ये होगा भाई, ना ये होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? है
जैतून का तेल सबसे बेस्ट होता है आपके हार्ट के लिए। किसके लिए? हार्ट के लिए। ठीक है। हृदय के लिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है नीचे। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल जैतून का तेल होता है। इसमें क्यों होता है? इसमें 83% ओलेक एसिड। कौन सा एसिड होता है भाई? ओलेक ओलेक एसिड होता है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। जैतून का तेल मृत्यु दर एवं हृदय संबंधित बीमारियों को कम करने में मदद करता है। यानी जो हार्ट अटैक या हृदय से जो भी समस्या होती है ना, हृदय से, इन सबको कम करने में कौन सा तेल मदद करता है? ऑयल है जैतून का तेल। क्लियर होगी बात ये सबको? आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? ध्यान रखना भाई, CO, C बड़ा O छोटा, की उपस्थिति की जानकारी किस प्रशिक्षण द्वारा की गई? प्रशिक्षण किया गया था। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की जो प्रेजेंस होती है, पहली बात तो यही, विटामिन B12 में किसकी प्रेजेंस होती है? कोबाल्ट की। तो इसकी जो प्रशिक्षण है वो किसके द्वारा की गई थी? जानकारी ऑप्शन ए है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स BD प्रशिक्षण, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड परीक्षण, जलीय संलयन परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा? ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरेक्स BD प्रशिक्षण। देखो विटामिन B12 में दिख रहा होगा सबको, में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम बोरेक्स BD प्रशिक्षण, या दूसरा नाम इसका क्या है? ब्लिस्टर। क्या नाम है? ब्लिस्टर। साइंटिस्ट के नाम पे ही है, ब्लिस्टर प्रशिक्षण द्वारा किया गया। इसके बारे में सबसे पहली जानकारी ब्रेजिलियस ने 1812 में दिया। कब दिया था ये? 1812 में। सॉरी भाई, ये साइंटिस्ट का नाम। क्लियर होगी बात सबको? ये था आपका विटामिन B12 के बारे में, जिसके अंदर कोबाल्ट के बारे में बताया था। इसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? हरियाणा में तो सुबह उठते ही आंखें खुली नहीं, देव मग्गा चाह का हाथ में। ठीक है। तो कॉफी के भी लोग कैफीन के जो आदी हो जाते हैं, इसके अंदर होता है ना कैफीन, कॉफी के भी लोग आदी हो जाते हैं, चाय के भी। पूरा हरियाणा चाय पियो भाई, चाय पे चल रहा है, या पूरा इंडिया आप बोल सकते हो चाय पे चलता है, चाय का कल्चर है। तो इसके सेवन से किसकी कमी हो जाती है? यानी कौन से विटामिन की कमी हो जाती है चाय के सेवन से? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा? विटामिन B या कैल्शियम या विटामिन C। तो ध्यान रखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विटामिन C की कमी होती है भाई। किसकी कमी होती है? विटामिन C की कमी होती है चाय या कॉफी के सेवन करने से। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो नीचे, व्याख्या। चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैफीन विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है एवं रक्तचाप भी बढ़ा देता है, जिससे हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। गलत आ दिया ये भाई, बार देखो भाई, गलत आ दिया ये। इसका ऑप्शन बी होगा। गलती से विटामिन C के बारे में डिस्कस हो गया इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो कैल्शियम की कमी होगी भैया, अपनी हड्डियों को कमजोर करता है। किसकी कमी होगी? कैल्शियम की। और कैल्शियम का सिंबल पूछ ले तो क्या होता है? Ca। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 20। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं? 2 8 2। ठीक है। तो आखिर में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 2। ध्यान रखना भाई, कैल्शियम होगा इसका, इधर से फिर। ठीक है। हृदयाघात, ध्यान रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रक्तचाप को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को, ये BP को बढ़ा देता है भाई। अगर आप चाय या कॉफी पीते ना, तो ब्लड प्रेशर की, BP की बीमारी, BP हाई होता होगा, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये हाई होता होगा सबका। तो यही कारण है मेन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दांत और, सही दिख रहा है आपको भी थोड़ा सा भाई, रेड कलर में आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल के बता दूंगा, तो ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा। ठीक है। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती हैं? तो सीधी सी बात है भाई, टीथ और हड्डी यानी बोन्स भाई किसके बने हैं? कैल्शियम के। तो किससे मिलेंगी आपको? किससे मिलेगी? कैल्शियम से। इसका सिंबल क्या होता है? Ca। सोडियम क्या होता है? Na। क्लोरीन का Cl। फ्लोराइड का F। ठीक है, फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड
मतलब ये हेलो ग्रुप होते हैं, कार्बन के जब चैप्टर होगा ना उसके अंदर होते हैं हेलो ग्रुप्स, फ्लोराइड का फ्लोरीन। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता कैल्शियम से प्राप्त करती हैं। दांत और हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा नियमित किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसको जो नियमित करें ना, दो ग्रंथि होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड, दो ग्लैंड होती हैं आपकी। इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है, संचित, जिससे कि ना तो ये ज्यादा हो ना ही कम रखे, यानी स्टेबल रखती है इसको। समझ आई बात? ऑप्शन में अगर कैल्शियम ना फॉस्फेट हो तो इसका फॉस्फेट भी आ सकता है भाई आंसर। अगर ऑप्शन में कैल्शियम ना हो तो फॉस्फेट भी इसका क्या हो सकता है आंसर। फॉस्फेट को किसे लिखते हैं? PO4 से। ध्यान रखना भाई, PO4 3 नेगेटिव भी होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर एनाफिलीज, अगला क्वेश्चन आ गया है। नर एनाफिलीज, मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। नर एनाफिलीज किससे अपना भोजन ग्रहण करता है? अब कई देखोगे ऑप्शन ए देखते कहोगे जी मच्छर आ गए, मॉस्किटो। मच्छर तो जी खून पीवा है, तो आदमी का खून हुआ क्या इसका? तो उत्तर बिल्कुल क्या आपका ये गलत। और भी ऑप्शन है भाई, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से, या जोक के खून से। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फूलों के मधु से, यानी फूलों का रस। क्या होगा? फ्लावर जूस। फ्लावर जूस, फूलों के रस से क्या करते हैं? अपना भोजन, फूड का इंटेक करते हैं भाई। क्लियर रही बात? इसके बारे में जान लेते हैं। नर एनाफ्लीज मच्छर फूलों के मधु से एवं मादा एनाफ्लीज, एक एक क्वेश्चन आता है भाई, मच्छर मानव के खून से अपना भोजन है ग्रहण करती है भाई। एक और साथ में ऐड कर लियो भाई क्वेश्चन। डेंगू, डेंगू जिस मच्छर से होता है, पहली बात तो डेंगू मादा से होता है, फीमेल। और फीमेल कौन है? एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू। तो मादा एनाफ्लीज पूछे ना, मादा एनाफ्लीज, तो ये मान आदमी के खून से करती है, फीमेल एनाफ्लीज, मादा। लेकिन नर पूछे, मेल, तो ये किससे करेगा? फूल के मधु से, यानी रस से, फ्लावर है जूस से। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमेह या डायबिटीज, मेलाइट से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? यानी पानी रक्त में किसे कम करने के लिए पीता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी इंसुलिन, सी ग्लूकोंग, और डी है लवण। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा? ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H12O6। ग्लूकोज को कम करने के लिए, ग्लूकोज को कम करने के लिए मधुमेह ने डायबिटीज। समझो इसके बारे में एक बार मैं नीचे से पढ़ा देता हूं एक बार। ये एक व्यक्ति जो डायबिटीज मेलाइट्स या मधुमेह से पीड़ित है, वह खून से ग्लूकोज को कम करने के लिए बार बार पानी पीता है। इस रोग में खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वृक्क यानी ये वृक्क शब्द आया ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलोगे? किडनी द्वारा छाना जाता है। किडनी का काम भी बढ़ेंगे आगे, एक बार समझो इस चीज को भाई। पहली बात तो यार, डायबिटीज को कौन कंट्रोल करते हैं? डायबिटीज को, मधुमेह को कंट्रोल करने वाले दो हैं, ये दो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोन। क्या करते हैं? कहां से निकलते हैं? पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कहां से निकलते हैं? पेनक्रियाज ग्रंथि। पेनक्रियाज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ये हार्मोन भी छोड़ती है ना भाई, पेनक्रियाज अग्नाशय हार्मोन भी छोड़ती है, और है एंजाइम भी। हार्मोन का काम क्या है? शरीर की वृद्धि करवाना, और एंजाइम का काम भोजन को पचाने में। तो भोजन को पचाने के लिए ये छोड़ती लाइपेज और ट्रिप्सिन, दो हार्मोन छोड़ती है, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो एक फैट पे, वसा पे काम करता है और एक प्रोटीन पे काम करता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। किसको कंट्रोल करेंगे? मधुमेह में। किसको? अब क्या, जैसे आपने खाना खाया, कुछ भी चीज पियोगे, तो एकदम क्या करेगी वो? ब्लड के अंदर शुगर का, शर्करा का लेवल को बढ़ा देगी। शुगर का लेवल बढ़ा दिया तो यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्या करते हैं ये हार्मोन अपने आप ऑटोमेटिकली कौन छोड़ता है? पेनक्रियाज। अगर ज्यादा मात्रा होगी तो पेनक्रियाज ये हार्मोन छोड़ के कम कर देगा। अगर मात्रा कम होगी तो ये ग्लाइकोंग हार्मोन छोड़ के क्या कर देगा? उस मात्रा को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा, यानी ऊपर उठा देगा। तो ये दोनों हार्मोन का बैलेंस होना जरूरी है, और ये कौन करता है? पेनक्रियाज अग्नाशय। लेकिन कई केस में ऐसा आपने सुना होगा, रोटी खाने से पहले कई इंजेक्शन लेते हैं, सुना होगा।
वो इंजेक्शन किसका लेते हैं? वो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। क्यों? जैसे उन्होंने खाना खाया तो एकदम से ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई? किसकी मात्रा बढ़ गई? ग्लूकोज की, शर्करा की, जिसके कारण अब जो नेचुरली जो आपका क्या बनना था, इंसुलिन बनना था, वो पेनक्रियास ने बनाना क्या कर दिया था? बंद, जिसके कारण उसको किसका टिक्का लेना पड़ा था? इंसुलिन का। और यही क्या है? मधुमेह रोग है, और इसका कोई भी इलाज नहीं होता अभी तक। वृक्क का काम क्या है? वृक्क के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, जो आपके ब्लड को क्या करते हैं? छानने का, प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रवी किस विटामिन की कमी से होता है? स्क्रवी रोग है ये भाई, डिसीज किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? विटामिन सी की कमी से होता है भाई। स्क्रवी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्क्रविक अम्ल। एस्क्रविक अम्ल। यह सभी खट्टे फलों में उपस्थित होता है। विटामिन सी की कमी से जोड़ों में दर्द होगा भाई, मसूड़ों में खून आना आदि आने लगता है। ये इसकी बीमारी है भाई। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो दांतों के जो मसूड़े होते हैं ना, आप कोलगेट करते हो तो उसमें खून आता है, कारण विटामिन सी की कमी। या जोड़, जो आप जहां पे आपके जोड़ होते हैं, एंकल पे या कहीं पे, घुटनों पे भी, जहां पे भी आपका दर्द होता है, उसमें क्या कारण? आपका विटामिन सी की कमी। और खट्टे, जैसे आंवला, खट्टे जो भी फल हो गए, आंवला हो गया, कुछ भी ग्रेप्स, ठीक है, इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन। ऑप्शन ए है मांस और अंडा, कुछ शैवाल का इंग्लिश में बोलते हैं अलगई, और अन्य सूक्ष्म जीव को यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सोयाबीन या मूंगफली, पीनट्स। दूध और पत्तेदार सब्जियां, यानी ग्रीन लीफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सोयाबीन और मूंगफली के दो, यानी सोयाबीन और मूंगफली खाने योग्य प्रोटीन के दो अच्छे स्रोत हैं। यानी सर्दियां आ गई भाई, मूंगफली का जोर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सोयाबीन और मूंगफली, दो अच्छे प्रोटीन के क्या आपके स्रोत। आपको किसका कोडिंग करना? ये चीजें ऑप्शन देख के करने होती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा यानी फैट, भाई जो फैट में घुल जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी फैट में जो घुलेगा, घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ये साइंटिफिक नेम दे रखे हैं सबके। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ये इनके साइंटिफिक नेम है, नीचे इनके नाम भी दे रखे हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये ध्यान रखना भाई। वसा में घुलनशील है ए डी ई, के, जबकि पानी में घुलनशील है। पानी में कौन कौन से घुल सके भाई? पानी में विटामिन है बी और सी। बी और सी तो पानी में है। और वसा में कौन कौन से आ गए आपके? ए, डी, ई, के, ठीक है। कैरोटीन विटामिन ए का नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। अतः इसका मतलब जो है, ये राइट आंसर क्या होगा? इसका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन बी का दूसरा नाम, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होगा? विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर है सी होगा, राइबोफेलिबिन। राइबोफेलिबिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम राइबोफेलिबिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह दुग्ध उत्पादों, केला और हरी सेम से प्राप्त होता है। विटामिन बी की कमी से देख लो भाई, बोफेलेवोनोसिस एवं कोणीय स्टोमेटोटाइटिस होता है। ये बीमारी होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। पशु खाद्य में यानी जो आपको दूध हो गया, दूध से बनने वाली चीजें हो गया, मीट, मांस, इनमें विटामिन जैसा नहीं हो पाया जाता। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? विटामिन सी। ध्यान रखना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी पशु में, एनिमल्स में, खाद्य में नहीं पाया जाता। विटामिन सी किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। प्राण, यह मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी जल में घुलनशील है विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से स्क्रवी रोग होता है। पीछे कर चुके हम भी क्वेश्चन, स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी के नाम पे क्या इसका? एस्कॉर्बिक साइंटिफिक रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। और किसमें पाया जाता है? वो खट्टे फलों में, श्योर फ्रूट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का इंग्लिश में क्या बोलोगे? ब्लड क्लॉट। क्या बोलोगे? ब्लड क्लॉट बनाने में सहायक है। तो ब्लड को मतलब रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। यह वसा में घुलनशील है विटामिन है, यानी किसमें डिजोलेबल? ये फैट में क्या है? डिजोलेबल। पानी में किस में घुल जाता है? ये फैट वसा में घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का भाई अच्छा गुड सोर्स किसका? विटामिन ई का। मांस, मीट, घृत, पोली जर्दी, ताजी सब्जियां। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका ऑप्शन है डी, ताजी सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स। विटामिन ई के अच्छे, आपको ये रेड कलर में शायद मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा आप सबको, तो मैं पढ़ देता हूं। विटामिन ई के अच्छे स्रोत ताजी सब्जियां, फल, सूखे मेवे और बीज होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। क्या होता है इसका विटामिन रासायनिक नाम है? टोको, लिख देता हूं, टोकोफेरोल रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से नवजात शिशुओं में हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। नवजात शिशु ने जिसने अभी नया नया जन्म लिया है उनमें बच्चों में कौन सा रोग जाता है भाई? ये यहां पे लिख देता हूं, हीमोलाइटिक एनीमिया। नवजात शिशुओं में कौन सा रोग जाता है भाई? हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन में नमक का क्या महत्व है? बहुत बढ़िया भाई, ये जनरल क्वेश्चन आ गए। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ साल्ट इन आवर फूड? तो देखो इसका, पानी में भोजन के कणों की विलायता में वृद्धि, यानी पानी में जो भोजन फूड भाई विलायकता यानी सोलवेंट हो जाएगा। भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के उत्पादन में सहायता करना। खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान करना। भोजन का स्वाद बेहतर बनाना। तो देखो वैसे क्या राइट आंसर आएगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया चीज है। यानी भोजन के पाचन के लिए, भाई भोजन के पाचन के लिए क्या करना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करता। कैसे? आपका जो स्टमक है, अमाशय है, वो 3 जूस छोड़ता है। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि। ये 3 रस छोड़ती है, HCl और HCl, म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा और पेप्सिन को पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। श्लेष्मा का और HCl का काम क्या है? HCl का काम क्या है? भोजन को क्या करना? अम्लीय बनाना, यानी एसिडिक करना। और उस एसिड को, HCl को कौन कंट्रोल करता है? श्लेष्मा, म्यूकस कंट्रोल करती है, ध्यान रखना। और कहां से निकलती है? कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसमें से? स्टमक, अमाशय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अमाशय। क्या बोलते हैं हिंदी में? अमाशय। थोड़ा सा साइड में चला गया होगा स्लाइड से, तो ये पढ़ लेना भाई। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl को आम भाषा में नमक कहा जाता है। यानी ये जो नमक है ना, नमक का फॉर्मूला पूछ ले क्या है? NaCl, सोडियम है क्लोराइड। किस किस से मिलकर? तो एक धातु और एक धातु से, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड। जब इसे भोजन में डाला जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है भाई? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये भोजन के पाचन में मदद करता है। सोडियम और पोटेशियम आयन सिग्नल ट्रांसमिशन में एवं कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है भाई। क्लियर होगी बात? ये कैसे टूटता है? जैसे H2 में डाल लोगे ना इसको, तो क्या बना होगा? HCl प्लस Na2O, इसमें टूट जाएगा ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ये ऐसी रिएक्शन होती है इसकी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिख नहीं रही होगी आपको, स्लाइड के ऊपर चली गई थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से परनीसियम एनीमिया यानी रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से? आज का जो टॉपिक है विटामिन पे ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विटामिन B12। ये B12 ही है भाई, कुछ और समझो कदे। यह बीमारी विटामिन B12 की कमी से होती है। यह बीमारी आएगा ये
रक्त में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे थकान एवं कमजोरी आ जाती है। यानी ये जो बीमारी का नाम है ना, ये क्या कर देती है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की क्या कर देगी, कमी कर देगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी कर देगी, जिससे क्या होगा, बीमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन युक्त भोजन, नाइट्रोजन युक्त भोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त भोजन है, नाइट्रोजन वाले भोजन भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, लवण। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या होता है भाई, नाइट्रोजन युक्त भोजन होते हैं, पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, 20 अमीनो, प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्लों के जुड़ने से होता है, इनके बीच पेप्टाइड, पेप्टाइड बंद होता है, अमीन अम्ल, अमीन एवं कार्बोक्सिलिक ग्रुप से युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। समझ में आई बात। अब एक और हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जो ये वीडियो है थोड़ी सी बड़ी होगी भाई, ठीक है, इसके अंदर हम विटामिन के ऊपर क्या करेंगे, जो विटामिन के हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम 80 के लगभग, 80 या 87 90 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ पार्ट में चलेंगे इसमें, ठीक है, पार्ट के अंदर चलेंगे। तो ये थोड़े थोड़े करके हम ज्यादा में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आज होने वाला है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, किस विटामिन को भाई। देखो इसका हम पीछे बढ़ के आए थे प्रशिक्षण के द्वारा, विटामिन है B12, B12 के द्वारा, यानी विटामिन दिख रहा होगा B12 जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलनशील होता है भाई, जल में। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिससे सक्रिय होने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, इसको यानी एक्टिव होने के लिए, रिएक्टिव एक्टिव बोल लो, होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोबाल्ट की। और कोबाल्ट का मैंने सिंबल बताया था C बड़ा O छोटा। विटामिन B12 सामान्यतः पौधों में नहीं पाया जाता, यह पशुओं के यकृत में संचित होता है। यकृत यानी इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे इसको, यकृत को लीवर, लीवर। ठीक है, यानी पौधों में नहीं पाया जाता भाई, पेपर में आ जाए। क्या B12 पौधों में पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही आपके सामने साइंस के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।